बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल होबे तबीबी पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरी ये वीडियो IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मतलब है। इससे पहले मैं इस बीमारी के बारे में एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद है आपने देख ली होगी। शॉर्ट वीडियोस का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको किसी बीमारी का थोड़ा सा तारफ़ करवाऊँ, और पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो आमतौर पे पोस्ट करता हूँ और फिर जो है ना उसके बाद वाली जो वीडियो है ना उस बीमारी की ज़रा डिटेल वीडियो होती है। तो ये वाली जो वीडियो है ये डिटेल एक तफसीलन मतलब मैं इसमें बात करूँगा इस बीमारी के मतलब, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। तो ये जो है ना आप वीडियो जो है ना आप शुरू से लेके आखिर तक देखें, ठीक है। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बेसिक एक ये है कि ये जो बड़ी आंत आपकी होती है ना उसका एक वो डिसऑर्डर है, और ये बड़ी कॉमन बीमारी है, काफ़ी लोगों को होती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। इसके जो साइन सिम्टम मतलब जो अलामात होती हैं ना कि इसमें यह कि पेट में मरोड़ उठते हैं, दर्द होता है, फिर यह कि पेट फूल सकता है, गैस बनती है, गैस की काफ़ी शिकायत हो सकती है इसमें मतलब। फिर यह कि इसमें लोग जो बीमारी का शिकार होते हैं उनको पेचिश लग सकते हैं, कब्ज़ हो सकती है, और कभी कभी ये दोनों हो सकते हैं, मतलब पेचिश भी कुछ लोगों को होती है और फिर होते हैं, और फिर जो है ना कब्ज़ भी हो जाती है। ये जैसे मैंने पहले बोला कि ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी है, मतलब एक क्रॉनिक इलनेस है, तो इसकी ज़ाहिर है उसकी जो मैनेजमेंट भी उसी के हिसाब से लॉन्ग टर्म होती है। इसमें यह है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा शदीद अलामात नहीं होती है, और उनको जो है ना उनकी अगर डाइट मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर करें तो वही जो है ना इस बीमारी का कंट्रोल हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों में मतलब जो है ना ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर सकती है, और इसकी ज़ाहिर है सारे जो साइन एंड सिम्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनकी सिम्टम बहुत सीवियर हैं उनको ज़ाहिर है फिर मेडिकेशन देनी पड़ती है, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये होती है कि ये उस तरह की बीमारी नहीं है कि मतलब जो है इंसान को बड़ी आंत का कैंसर हो जाए, या जो है ना जो बॉल के जो एक तरह जो टिश्यू होता है उसकी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाए। तो ये इसमें एक कह लें कि ये एक अच्छी बात है, मतलब उस तरह डेंजरस वो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये तंग काफ़ी करती है, ठीक है। ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनकी जो सिम्टम जो है ना उनको जो है ना जिनको शदीद होती हैं। चले मैं अब इसकी आपको ना साइंस एंड सिम्टम यानी क्या अलामत होती हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें यह था कि ये वेरिएट करती रहती है, मतलब जो है ऐसे नहीं होता कि हर बंदे को एक ही तरह होती है, तो वेरिएशन होती है। और आमतौर पे ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो है लॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबे अरसे तक इनकी जो सिम्टम्स होती हैं इस बीमारी की। ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम क्या है कि इसमें ज़्यादा एक तो पेट में दर्द होता है, मरोड़ उठते हैं, और जो है ब्लोटिंग मतलब यह नहीं कि उसमें पेट फूल एक मतलब अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हमारा पेट फूल गया है। और वो ये जो मतलब जो मैंने सिम्टम बताई हैं मतलब पेट का फूलना और जो मरोड़ उठना और जो दर्द होना, ये आम तौर पे जब इंसान को एक तरह की वो स्टूल की पास करने की हाजत होती है ना, मतलब पखाना जब आता है उसकी मूवमेंट के साथ इन इन अलामात का तल्लुक़ होता है। मतलब ये है कि जब इंसान को लगता है कि बड़े पेशाब की हाजत होने वाली है, तो ये जो सिम्टम जो है ना उसके साथ वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फिर ये कि जो आपकी जो पखाने की जो हाजत होती है, ठीक है, उसकी जो है ना उसमें भी चेंजेस आ सकती है। मतलब ये ना कि वो एक तरह का ये समझ लें कि ज़्यादा एक तरह का वो हो सकती है सिम्टम क्रैम्पिंग वगैरह, और इस तरह की जो है ना मतलब बॉल की जो मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है, मतलब उसमें चेंज आ सकती है, ठीक है। फिर ये कि ज़ाहिर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी मतलब जो है ना कि मिसाल के तौर पे एक बंदा लेट से 24 घंटे में एक दफ़ा उसको स्टूल पास होते हैं, तो जब ये इस बीमारी का वो मरीज़ शिकार होते हैं तो उसको जो है एक या दो या मतलब ज़्यादा दफ़ा उसको जो है ना इस तरह की हाजत हो सकती है। और उसके साथ फिर जो है ना जब हाजत होती है तो उसके साथ फिर ये जो मैंने सिम्टम बताई हैं जैसे पेट का दर्द, मरोड़ और जो है ना इस तरह की जो पेट फूलने वाली ये जो चीज़ें जो है ना वो इसके साथ आम तौर पे आ जाती हैं। फिर यह कि इसके अलावा गैस जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें गैस की बीमारी है, ठीक है, और ये गैस का बनना भी जो है ना इसमें पेशेंट को काफ़ी ये ज़्यादा हो सकता है। फिर यह कि जो उनके पखाने में म्यूकस मतलब एक तरह का रेशा मतलब स्टूल जब पास करते हैं तो उसमें रेशा ज़्यादा आ सकता है।
तो इसमें एक चीज़ ये ख्याल रखें कि जब ये जो अलामात होती हैं तो ख़ास तौर पे जब ये अलामात बढ़ना शुरू हो जाएँ, ठीक है, मतलब एक तरह की वो लगातार इस तरह की सिम्टम आ जाएँ, तो उसमें आपको ये डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए, मतलब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो अलामात होती हैं ना, वो कभी कभी उसके मतलब उसकी वजह कोई सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। यानी मेरा बेसिकली कहने का मकसद ये है कि वैसे तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, बेसिकली ये उस तरह ख़ुद ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह की जो सिम्टम है, जैसे जो मतलब जो मैंने बताई हैं, अगर वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएँ तो उसके साथ कुछ और सिम्टम जो मैं अभी बताऊंगा वो होना शुरू हो जाएँ, तो फिर ये है कि फिर तो फौरी तौर पे एक तरह का आपको चेकअप कराना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का वज़न घटना शुरू हो जाता है, रात को अगर उनको उठने पेचिश आ सकते हैं, फिर ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब पखाने वाली जगह से, अनीमिया, कोई आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाए, या मतलब ऐसे खामखा काफ़ी लोगों को ऐसे उल्टी आना शुरू हो जाए जो है। फिर यह कि स्वालोइंग में, मतलब यह है कि खुराक को जो है चबाने में स्वालोइंग जो होती है, मतलब उसको उसमें डिफ़िकल्टी हो, ठीक है। फिर यह कि एक तरह का उनको ज़्यादा दर्द रह रहा हो, और जो गैस पास होने से या बाउल की जो इंटेस्टाइनल की मूवमेंट से वो रिलीव ना हो रहा। तो मतलब ये मेरा कहने का मकसद है कि अगर इस तरह की सिम्टम, इस तरह की जो मैंने अभी बताई हैं, वो हो रही हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, कोई और ख़तरनाक प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ज़ाहिर है फिर चेक कराना लाजमी चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह का मतलब एक तरह का फ़र्क पता चलाने के लिए आगे फिर जब मैं इन्वेस्टिगेशन पे और इसकी ट्रीटमेंट पे आऊँगा तो ये मज़ीद थोड़ा बताऊँगा कि क्योंकि ये जो इस तरह की सिम्टम जो मैंने बताई हैं जो थोड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं, वो बेसिकली इसकी जो ये ख़ुद ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि कुछ और ख़तरनाक बीमारियाँ जैसे कोलोरेक्टल कैंसर है, उसकी इस तरह की सिम्टम होती हैं, तो ज़ाहिर है फिर बंदे को अपना अच्छी तरह चेकअप करवा लेना चाहिए कि कोई और अंडरलाइंग इलनेस तो नहीं है। अब मैं जो ना ये इसकी मैं कॉजेज़ बता दूँ, मतलब ये किन वजहों से होती है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी बेसिकली उस तरह की कॉज, एग्जैक्ट जो कॉज है ना, वो अननोन है, मतलब जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इडियोपैथिक, ठीक है। लेकिन कुछ मतलब ज़ाहिर साइंस की रिसर्च हुई है, तो कुछ फैक्टर्स सामने आए हैं कि किस वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसमें यह कि पहला तो फैक्टर यानी कि जो आपकी जो इंटेस्टाइन बेसिकली जो होती है ना, जो आंत होती है, उसमें वो जो बेसिकली वो उसमें मसल्स की लेयर होती है, तो वो जब वो फूड मतलब जो है जब खुराक इंसान के अंदर जाती है, जब आंतों में जाती है, तो वो जब मूव होती है अपने उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो वो जो है ना उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, जो आंत की जो मसल्स की, तो अगर तो वो स्ट्रांगर हैं और मतलब नॉर्मल से ज़्यादा वो रह रही हैं जो मसल कंट्रैक्शन जो है ना, तो उससे मैंने कि गैस और जो है ना गैस ज़्यादा बनेगी और पेट फूलेगा और जो है ना पेचिश की शिकायत हो सकती है। लेकिन अगर वही कंट्रैक्शन जो है जो इंटेस्टाइनल की मसल की बात कर रहा हूँ, अगर उनकी कंट्रैक्शन कमज़ोर हैं, तो वो जो है ना वो फिर दायरा फूड पैसेज को जो स्लो डाउन कर देंगी, और जो है ना वो फिर उसकी मतलब उसकी वजह से ना वो जो स्टूल्स जो हैं, मतलब पखाना वो जो सख्त हो सकता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है, मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है इंटेस्टाइनल मसल की, वो स्ट्रांग भी हो सकती हैं और वीक भी हो सकती हैं। अगर स्ट्रांग होंगी तो ये समझने कि डायरिया हो जाएगा, और वीक होंगी तो वो कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं इस बीमारी में। फिर यह कि इसमें यह है कि जो नर्वस सिस्टम का जो पाथवे है जो इसका जो इंटेस्टाइनल के साथ, उसमें क्या होता है कि एक तरह की अबनॉर्मलिटी हो जाती है, कि मतलब जो है एक ये समझ लें कि ओवर सेंसिटिव कह लें, उसमें वो हो जाता है जो नर्वस पाथवे, तो उसमें जो ना जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो मतलब जो है स्टूल पास करने में, वो ज़्यादा होता है इन पेशेंट्स में, ठीक है। ख़ासतौर पे जब पेट जो है ना स्ट्रेच होता है जो है ना, मतलब गैस से या स्टूल पास होने से। मतलब मेरा कहने का जैसा तो ज़ाहिर आपको पता ही होगा कि हर चीज़ का जो है ना इंसान के जो बॉडी पार्ट का ब्रेन के साथ लिंक है, तो वो नर्वस सिग्नल होते हैं जो ब्रेन को मतलब वो जाते हैं हर जब भी कोई बॉडी में जो सारा कुछ ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो एक तरह का सिग्नल जो है ना वो ओवर सेंसिटिव और ज़्यादा ओवर रिएक्टिव सिग्नल होते हैं, जिसकी वजह से जो ना वो कभी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, कभी कम कॉन्ट्रैक्शन हो सकती हैं, तो उसकी वजह से ये सारी सिम्टम जैसे
ज़्यादा होने से डायरिया हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन से, और जो है ना कम कॉन्ट्रैक्शन जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर होंगी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो एक तरह की जो नर्व्स की जो ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम की नर्व्स में जो है ना एक तरह की अबनॉर्मलिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये मतलब दो ये फैक्टर हो गए। फिर तीसरा फैक्टर ये है कि अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, पहले लेट से किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम हुई है, जैसे मेरी एक वीडियो वैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस पे है कि उस पर वो मतलब जो ना पेट आपका ख़राब हो जाता है, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर लेट से एक बंदे को बहुत शदीद किस्म का गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की, तो अगर वो आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें रीज़न मैंने बताई है, वायरसेस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो वो जो है किसी को शदीद अगर हुआ है पहले, तो उसकी वजह से बाद में ये एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है डेवलप हो सकती है, ठीक है। फिर ये कि एक अगर इंटेस्टाइन में जो है बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, मतलब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाएं, तो फिर भी एक ये रीज़न बन सकती है मतलब जो है ना IBS होने की, ठीक है। फिर इसमें एक और फैक्टर जो सामने आया है इसमें यह कि कुछ लोगों को जो अर्ली अगर शुरू की लाइफ में उनको स्ट्रेस ज़्यादा हो, ठीक है, ख़ास तौर पे बचपन में जो है ना उन किसी वजह से स्ट्रेसफुल इवेंट, मतलब वो को टेंशन का किसी चीज़ का शिकार हैं, तो उनको ये IBS की प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांस है। फिर यह कि जो आपकी जो आंतों में जो उसमें बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस पाए जाते हैं, जो मतलब जो है एक तरह की आपकी कुछ वो हेल्दी उसमें वो एक तरह की आपकी खुराक की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो नॉर्मल जो होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो IBS में क्या होता है कि जो हेल्दी पीपल में एक तो ज़ाहिर है वो सारे ये जो जर्म्स होते हैं ना, मतलब वो खुराक की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो IBS में ये नहीं कि वो हेल्दी लोगों से थोड़े मतलब ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्टर सामने आया है। फिर यह कि इसकी जो कुछ थोड़े से मैं ट्रिगरिंग फैक्टर भी बता देता हूँ, मतलब कुछ किन वजहों से जो ना IBS की सिम्टम्स जो ना ज़्यादा हो सकती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यह कि फूड एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, मतलब इसका वैसे तो ये ना कि जो बड़ा एक तरह का वो जो जो एक चीज़ होती है ना जो उसको फूड एलर्जी कहते हैं, ठीक है, ये उसके साथ उसका जो लिंक है IBS का वो इतना मतलब उस पर वो एक तरह का पूरली अंडरस्टूड है, मतलब उसकी जो ट्रू जो फूड एलर्जी है ना वो एक तरह की IBS की वो नहीं काज करती, ठीक है। मतलब एक फूड एलर्जी ये समझ एक डिफरेंट चीज़ है, बहुत रेयर काज हो सकती है IBS की, लेकिन ऐसा फूड एलर्जी का IBS के साथ उतना वो ख़ास ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ सामने आई है कि जो कुछ किस्म की जो खुराकें लोग खाते हैं तो उनकी जो सिम्टम्स ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे गंदम है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो दूध, दही, सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट मतलब जो ये जो 5-6 किस्म के फ्रूट हैं, जैसे संतरे, माल्टे, लेमन वगैरह, ठीक है, बीन्स हो गए, फिर जो है ना कैबेज मतलब गोभी होगी, ठीक है, दूध हो गया, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं। मतलब ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो कुछ फूड जो है ना वो इस तरह की जो है एक IBS की सिम्टम को ट्रिगर मतलब एक तरह का बढ़ा सकते हैं। फिर यह कि अगर एक बंदे की लाइफ में स्ट्रेस है, ठीक है, जब वो उसकी लाइफ में स्ट्रेस अगर ज़्यादा होता है तो ये IBS की जो है ना सिम्टम्स बढ़ सकती हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखें कि जो स्ट्रेस बेसिकली सिम्टम्स मतलब IBS की सिम्टम को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन एज सच स्ट्रेस ये हम अगर कहें कि स्ट्रेस की वजह से ये IBS होती है तो वो बात दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रेस का उसका IBS के साथ लिंक नहीं है। हाँ ये है कि अगर आप एक बंदे को IBS हुई है तो फिर अगर स्ट्रेस हो जाए, मतलब फिर अगर कोई ज़िंदगी में टेंशन है, तो फिर ये इसकी सिम्टम जो है ना बढ़ सकती हैं। ये तो मैंने अभी इसकी जो है बता दिया ट्रिगरिंग फैक्टर। अब मैं थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बताता हूँ, मतलब क्या रिस्क फैक्टर क्या हैं कि इसको मतलब क्यों किन लोगों में ज़्यादा होती है। एक तो ये कि आमतौर पे ये यंग मतलब 50 से कम लोगों की एज जो होते हैं उनकी होती है। फिर यह कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि फ़ीमेल्स को मतलब ख़वातीन को ये बीमारी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो ख़वातीन जो ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रही होती हैं, मतलब जो मीनोपॉज़ के दौरान जो
जो उससे पहले या उसके बाद जो है ना वो थोड़ा सा IBS का रिस्क बढ़ा सकती हैं, ठीक है, जो ईस्ट्रोजन थेरेपी होती है, जो हार्मोन होता है जो फीमेल, ठीक है। फिर यह है कि कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है IBS की, तो उनको थोड़ा यह रिस्क ज़्यादा है। या अगर लट से किसी को जो ऑलरेडी कोई ज़हनी बीमारियां लगी हुई हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन है, या कोई और मेंटल हेल्थ इशू है, ठीक है, वो जो है ना पहले फिज़िकल या इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज़ की जो हिस्ट्री है किसी को पहले की, तो वो जो है ना एक तरह का रिस्क फैक्टर है इस बीमारी में। अब इसमें थोड़ी मैं आपको कॉम्प्लिकेशन भी बताता हूँ। एक तो इसमें यह है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो इधर एक पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। मतलब ये ज़ाहिर है एक बंदा जब बीमार है, इस बीमारी का शिकार होता है, तो वो ज़ाहिर है अगर लेट से वो कोई जॉब शॉप करता है या करती हैं ख़वातीन, तो जो है ना वो ज़ाहिर है उनको जॉब डिस्टर्बेंस हो सकती है, उनको ज़्यादा छुट्टियां लेनी पड़ सकती हैं। फिर यह कि चूँकि ये बीमारी चूँकि ज़्यादा तंग करने वाली है, तो इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर डिप्रेशन, एंजाइटी पहले से हो तो ये जो है ना वो IBS की सिम्टम को और जो है ना वो बढ़ावा दे सकती है, मतलब वर्स कर सकती है। अब इस बीमारी का मैं आपको डायग्नोसिस, मतलब कि जब हम पेशेंट हमारे पास आते हैं, ये बहुत सारी ख़वातीन में इस तरह की बीमारी IBS की देख चुका हूँ अपनी प्रैक्टिस में। ये बहुत पेशेंट हैं, मर्दों को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन को, जैसे मैंने बोला होता है। तो ज़ाहिर है फिर हम उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, जो है ना फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, ताकि क्योंकि ज़ाहिर है और भी जो भी GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की जो मतलब जो है ना पेट की जो और ख़राबियों की जो रीज़न है, अगर उनको हम रूल आउट करते हैं कि कोई और बीमारी तो नहीं है, ठीक है, तो ज़ाहिर है फिज़िकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री और ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इस तरह की बीमारी होती है सीलिएक डिजीज़, उस पर भी इंशाल्लाह कभी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो वो सीलिएक डिजीज़ से भी सिम्टम मिलती जुलती हैं, तो उसको हम रूल आउट करते हैं प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन वगैरह करके, ठीक है। और जो है आगे चल के मैं टेस्ट का भी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ दो इसके जो क्राइटेरिया हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, वो मैं आपको बता दूँ। वैसे तो ये थोड़ा मेडिकल डॉक्टरों या मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक हिसाब से वो है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है मेरा जो चैनल चूँकि आपको पूरी मालूमात देता है, बेसिकली एक एजुकेशनल चैनल है, क्योंकि जो पेशेंट्स जो अगर उनको बीमारी का सही अपनी प्रॉपर इल्म हो, तो वो जो है ना उसको अच्छी तरीके से ख़ुद भी मैनेज कर सकते हैं। फिर डॉक्टर के साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, मतलब अगर उनको एक पेशेंट को अपनी बीमारी के ज़्यादा नॉलेज है, तो वो अच्छी तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हैं और डॉक्टर को बता सकते हैं। तो इसका जो डायग्नोस करने का एक रोम क्राइटेरिया, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो सिम्टम हम देखते हैं कि जो पेट का दर्द है या मतलब जो है उसको जो डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, वो अगर हफ्ते में एक दिन से अगर वो हम पिछले 3 महीने की एक तरह की कैलकुलेशन करते हैं, पिछले 3 महीने में अगर हर हफ्ते एक दिन से ज़्यादा जाना या कम से कम एक दिन रहा है, ठीक है, तो उसके साथ मतलब जो है रिस्क फैक्टर कह रहा हूँ, जो है दो फैक्टर्स हैं इसके साथ, तो वो जो है ना वो हम एक तरह का इसमें वो डायग्नोसिस में ले आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब ये कि इंसान को जो दर्द हो रहा है या डिस्कम्फर्ट होता है, आमतौर पे जो पखाना जब आता है वो पास करते वक्त होता है, या फिर जो उसकी जो पखाने की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिएट कर जाती है, ठीक है, या उसकी जो पखाने की जो एक तरह की जो कंसिस्टेंसी होती है, मतलब वो चेंज हो जाती है। तो अगर मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर लेट से इस तरह की ये जो 2-3 मैंने फैक्टर बताए हैं, ठीक है, कि अगर तो जो है ना एक तो ज़ाहिर है उसका पेन और डेफिकेशन के साथ पेन और डिस्कम्फर्ट हो, या फ्रीक्वेंसी डेफिकेशन की चेंज हो जाए, या फिर स्टूल की कंसिस्टेंसी जो उसकी एक तरह की वो होती है वो अगर चेंज हो जाए, और ये जो है इसके साथ मतलब जो है पिछले 3 महीनों में अगर हफ्ते में एक दिन कम अज़ कम अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो ये इसको हम रोम क्राइटेरिया कहते हैं इसको डायग्नोज करने का, ठीक है। फिर यह है कि इसमें यह ना कि हम जो इसकी टाइप्स जो है ना IBS की टाइप्स वो जो है ना उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली हम अपने पर्पज़ मतलब जो डॉक्टर हम लोग जब ट्रीटमेंट के पर्पज़ पे के लिए हिसाब से इसको ज़्यादातर तो 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कुछ लोग 4 में भी कर देते हैं, लेकिन 3 टाइप्स इसकी ये हैं कि एक मतलब जैसे मैंने बोला ना कि इस बीमारी में कब्ज़ भी हो सकती है, तो जो पेशेंट जिनकी कब्ज़ की मतलब और सिम्टम के अलावा कब्ज़ की शिकायत के साथ होते हैं, एक तो वो कैटेगरी होगी, टाइप होगी। या फिर जिनको डायरिया प्रेडोमिनेंट मतलब जो जिनको पेचिस की सिम्टम ज़्यादा हैं, ठीक है,
वो दूसरी टाइप वाले पेशेंट्स हो गए। या फिर यह है कि जो तीसरी टाइप के वो पेशेंट हैं जिनको दोनों मिक्स प्रॉब्लम, मतलब डायरिया भी कभी हो जाता है, कभी कब्ज़ भी हो जाती है, तो वो ट्रीटमेंट जब हम पेशेंट को देते हैं, जो मैं आगे चल के बताऊंगा, तो उस हिसाब से मैं हम पेशेंट को मतलब इन 3 कैटेगरी में आमतौर पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर यह है कि जब ज़ाहिर है हम मेडिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हैं तो हम बाकी जो ख़तरनाक किस्म की बीमारी, जैसे मैंने बताया ना पहले, कोलोरेक्टल कैंसर के जो साइन सिम्टम, अगर जैसे वेट लॉस, रेक्टल ब्लीडिंग, फीवर या नादिया जो है ना उसके रिकरेंट वॉमिटिंग हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो या उस तरह नीमिया वगैरह की, तो मतलब यह ना कि वो भी हम साथ साथ जहन में रखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई इस तरह की और प्रॉब्लम तो नहीं है कि जो है, ताकि वो कोई ख़तरे वाली बीमारी तो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो IBS कुछ और बीमारियों से मिलती जुलती है, तो वो हम उन चीज़ों को रूल आउट करते हैं, ठीक है। तो उनमें ये ना कि ये दूसरी बीमारियों का एक तरह का रूल आउट करने के लिए हम और एडिशनल टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें कोलोनोस्कोपी टेस्ट आता है, ठीक है। वो जो पूरी एक तरह की जो कोलन होती है, मतलब बड़ी जो आंत होती है, उसको जो है ना एक फ्लेक्सिबल ट्यूब से एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा CT स्कैन और एक्सरे भी करवा सकते हैं, ठीक है। जो है उसमें कोई और मतलब कोई कॉज इस तरह की अगर मतलब हम शक हो के कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी रूल आउट करने के लिए तो ये सारे टेस्ट करते हैं। अपर एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली ये समझ लें कि अगर लेट से कि ओवर ग्रोथ बैक्टीरिया की, जैसे मैंने बताया बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ एक हो सकती है, तो उसकी वो रूल आउट करने के लिए ये करवा सकते हैं। तो ये तो मतलब ये टेस्ट हो गए, बेसिकली ये और बीमारियों को रूल आउट करने के लिए हम करवा सकते हैं। फिर कुछ लैब टेस्ट मतलब एक लैब टेस्ट भी करवा सकते हैं, और जैसे एक जो है ना कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, ठीक है। तो उसमें यह नहीं कि कुछ लोगों को जो लैक्टोज इंटॉलरेंस में, ये आप उसको बता लें, इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक बेसिकली क्या होता है, एक लैक्टेज एंजाइम होता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे दूध दही वगैरह, उसमें जो शुगर पाई जाती है ना, उसको वो लैक्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है। तो अगर तो एक कुछ लोगों में उस लैक्टेज की अगर कमी हो, ठीक है, तो वो जो है इस तरह की सिम्टम आ सकती हैं IBS की तरह, जैसे पेट दर्द हो गया, गैस होगी, डायरिया हो गया, ठीक है। तो वो इसको जो ना मतलब ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना वो जो ना लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हैं। फिर ये कि चूँकि बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो एक तरह की मिलती जुलती प्रॉब्लम आ सकती है, वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, छोटी आंत में, ठीक है। तो ख़ास तौर पे जिन लोगों की कोई अगर स्मॉल सर्जरी हुई है जो है इंटेस्टाइन की, ठीक है, या कुछ लोगों को अगर शुगर की शिकायत है, ठीक है, तो उसमें अगर डाइजेशन स्लो हो जाए तो बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो सकती है, तो उसका एक ब्रेथ टेस्ट आता है बैक्टीरियल टेस्ट का, जो ना जो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ के लिए, तो वो करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर लेट से कि हमें कोई शक हो कि पैरासाइट का कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो स्टूल टेस्ट भी करवाया जा सकता है। तो ये तो डायग्नोसिस हो गया। इसके फिर अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं। वो बेसिकली ट्रीटमेंट वो फोकस करती है कि जो सिम्टम रिलीव करने के लिए, ठीक है, ताकि जो इंसान की ज़िंदगी तकरीबन नॉर्मल के करीब आ जाए। तो उसमें यह कि जो अगर चूँकि काफ़ी लोगों में इसकी माइल्ड मतलब ज़्यादा शदीद उसकी सिम्टम नहीं होती, तो अगर इंसान का स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लें, या फिर जो है डाइट में चेंजेस कर लें या लाइफस्टाइल में, ठीक है, तो उससे इसकी सिम्टम ठीक हो सकती हैं। तो उसमें यह कि एक तो यह है कि जो भी फूड, जैसे मैंने पहले बताया, अगर इंसान को लगे कि इन खुराकों से मतलब इन चीज़ों के खाने या पीने से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो सिम्टम बढ़ सकती हैं, तो वो अवॉइड करें, ठीक है। फिर यह है कि हम रिकमेंड करते हैं कि हाई फाइबर फूड लें, ठीक है, और फ्लूइड प्लेंटी ऑफ लें, मतलब जन जिनको ख़ास तौर पे कब्ज़ वगैरह की शिकायत है, तो अगर वो हाई फाइबर फूड लेंगे या ड्रिंक ज़्यादा फ्लूइड लेंगे, तो वो जो ना ज़ाहिर है वो ठीक हो सकते हैं। और फिर एक्सरसाइज रेगुलरली हम उनको बताते हैं कि एक्सरसाइज रेगुलर करें, ताकि वो आपके इंटेस्टाइन का वो एक तरह को सही तरह वो आपका बॉडी सिस्टम काम करे, मसल भी आपके सही तरह वो बिल्ड हों, ठीक है, ठीक है। फिर ये है कि इसमें जो मतलब फिर हम कुछ खुराक में ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें ये जो हाई गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स होती हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे मैंने बताया ना कि अक्सर लोगों की शिकायत हमारे पास आती है कि डॉक्टर साहब पेट फूल जाता है, गैस बनती है। तो उसमें जो है ना ख़ास तौर पे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं या अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, या फिर जो है जो जिन खुराकों से भी गैस बनती है, वो हम कहते हैं कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है, मतलब उनसे परहेज़ करें। फिर ये कि इसमें जो
एक ये है कि जो उनका ग्लूटेन का एक वो चीज़ होती है कि जिसमें अगर तो उनको ग्लूटेन रिमूव कर दिया जाए, वैसे तो ये ग्लूटेन एक वो अलग एक प्रॉब्लम के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन ये कि आईबीएस में भी ये ना कि जो ख़ास तौर पे जिनकी डायरिया की सिम्टम है, तो अगर उनसे उनकी डाइट से ग्लूटेन रिमूव कर दिया जाए, ग्लूटेन बेसिकली वीट, बार्ले और राई में होता है, ठीक है। तो अगर उनको मतलब ये बेसिकली मतलब उनको सीलिएक डिजीज़ नहीं भी है, क्योंकि ग्लूटेन का उससे उससे मैंने बताया ना वो सीलिएक डिजीज़ के साथ लिंक है। तो लेट से अगर ग्लूटेन वो जो है अगर सीलिएक डिजीज़ नहीं भी है तो ग्लूटेन अगर जो है ना अगर वो स्टॉप कर दें अपनी डाइट से, ठीक है, तो वो जो है उनकी सिम्टम इम्प्रूव कर सकती हैं। फिर यह कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको एक तरह का वो एब्रीवेशन में नाम दिया है फोर्ड मैप्स, FODMAPS, ठीक है। उसमें ये होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे फ्रक्टोज हैं, ठीक है, लैक्टोज है, और फिर जो है ना ये एक तो ये कार्बोहाइड्रेट फोर्ड मैप्स में क्या होता है, फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड आ जाते हैं, डाइसैकेराइड आ जाते हैं, मोनोसैकेराइड आ जाते हैं, पॉलीओज आ जाते हैं। तो ये कुछ ग्रेन में या कुछ वेजिटेबल या फ्रूट्स में या डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि अगर इनसे आपको हो रही है तो वो जो है आप इनको इसके अवॉइड करें। उसमें यह है कि कभी कभी हम डाइटिशियन जो फूड के बारे में जो बताते हैं, डाइटिशियन जो मतलब जो एक शोबा है, ठीक है, वो उनको हम कभी कभी पेशेंट भिजवा सकते हैं कि इस तरह की जिस बंदे को फूड के साथ वो प्रॉब्लम है, ताकि उनको सारी तफसील से एक ही फूड के बारे में बता दें। तो ये तो मतलब ये हो गया कि जिन लोगों के सिम्टम जो है ना सिम्टम्स हैं माइल्ड होती हैं, मतलब जिनको ज़्यादा सीरियस मतलब बहुत कम अलामात होती हैं, तो ये तो मतलब फूड के और स्ट्रेस मैंने जैसे मैंने बताया कि जो उसको चेंजेस में आके चेंजेस ला के उसकी जो है ना वो पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो सकती है। लेकिन एक बंदे को जो सिम्टम ज़्यादा हैं, मॉडरेट टू सीवियर हैं, तो उसमें ये होता है कि वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सिम्टम हो रही हैं, तो उसमें फिर हमें मेडिसिन वगैरह भी देनी पड़ती हैं, ठीक है। अब जो है ना कि जैसे कुछ लोगों को कब्ज़ की इस जो आईबीएस के साथ कब्ज़ की अक्सर जो शिकायत होती है, तो उनको हम जो है ना कि जो एक सप्लीमेंट वो कहते हैं जिसको साइलियम, मतलब वो जो इस सब गोल कह लें उर्दू में, जो मेटाम्यूसल जो है ना वो नाम से, तो उसकी साइलियम के जो होते हैं, ठीक है, वो उसमें एक तरह मेडिसिन फॉर्म में भी आता है, तो वो जो है ना वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यह है कि अगर जो फाइबर ये जो फाइबर ये चूँकि साइलियम फाइबर है, तो अगर फाइबर ये कंट्रोल ना करे उनकी कॉन्स्टिपेशन जो है ना, तो उसमें जो ओवर द काउंटर जो कॉन्स्टिपेशन दूर करने वाली मेडिसिन आती हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ओरल वो आती हैं, ठीक है, मेल का मैग्नीशिया जैसे उसकी तरह का वो नाम है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से, मेरा लैक्स जो के नाम से आती है, तो वो लेगिस्टिव भी हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। फिर यह है कि जिन लोगों में डायरी, ये तो मैंने उन लोगों के लिए बता देने जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है आईबीएस के साथ। अभी जो आईबीएस वाले जो पेशेंट हैं जिनको जो डायरिया लगा होता है, तो उनको जो प्रीडोमिनेटली मतलब डायरिया होता है, उनको एंटी डायरियल मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे मोडियम के कैप्सूल आते हैं, ठीक है। फिर यह कि और इसके अलावा जो है कुछ ड्रग आती हैं, कोलेस्टिपोल जो है ना के नाम से, ठीक है, या बाइल एसिड बाइंडर्स जो है ना जो है वो हम प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कोलेस्टारामीन है, ठीक है। तो वो लेकिन बाइल एसिड बाइंडर जो है ना कोलेस्टारामीन थोड़ी वो पेट उससे फूल ज़्यादा सकता है, तो ये मतलब हम डायरिया को कंट्रोल करने के लिए ये मेडिसिन मतलब देते हैं। फिर डायरिया को कंट्रोल करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन भी आती हैं, ठीक है, जैसे डाइसाइक्लोमाइन आती है बेंटाइल के नाम से, ठीक है, जो मतलब पेनफुल जो एक तरह के वो मरोड़ उठते हैं, तो उनको वो एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन ठीक कर सकती हैं, ठीक है। और लेकिन इनका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है कि अगर ये ज़्यादा खिला दें तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। मतलब ये कि ये एक तरह की हम कंट्रोल्ड मेडिसिन देते हैं कि वो ये ना हो कि अगर डायरिया को कंट्रोल करते करते कॉन्स्टिपेशन ना ज़्यादा हो जाए। फिर ये कि अगर लेट से कि कुछ पेशेंट को हम जो ना एंटी डिप्रेशन वगैरह भी जो ना और SSRI एंटी जो डिप्रेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ख़ास तौर पे जिनको सिम्टम थोड़ी सी वो जो ना अगर मतलब एक तो ज़ाहिर है इसके साथ डिप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन अगर डिप्रेशन ना भी हो तो इसकी हम हल्की डोजेज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जैसे जो है ना जैसे वो आती है मीप्रामीन टोफ्रानिन के नाम से, ठीक है, वो जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर जो है ना SSRI इनहिबिटर जो होते हैं, फ्लोक्सिटिन वगैरह प्रोजैक के नाम से आता है, ठीक, प्रोक्सिटिन पैक्सल के नाम से आती है। तो अगर कुछ उसके साथ डिप्रेशन वगैरह भी है ये जो ना तो वो भी हम इसमें वो दे सकते हैं, ठीक है।
और जो कुछ लैरिका, एक वो जो पेन मेडिकेशन लैरिका के नाम से गैबापेंटिन भी एक पेन मेडिकेशन है जो है ना, जो अगर किसी बंदे को शदीद पेन हो या ब्लोटिंग की मतलब पेट फूलने की शिकायत हो तो ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली ये ना कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जो है ना, डिपेंड करता है कि पेशेंट की कितनी सिम्टम है। माइल्ड केसेस को नॉर्मल डाइट की चेंजेस से ठीक किया जा सकता है, और फिर थोड़े मॉडरेट केसेस में जो है ना वो मतलब मुख्तलिफ मेडिसिन जो अभी मैंने बताई हैं, मतलब पहले इधर हम डायग्नोज करते हैं कि डायरिया प्री डोमिनेंट है या कॉन्स्टिपेशन प्री डोमिनेंट है, तो उसके हिसाब से मेडिसिन देते हैं। अब थोड़ी सी मैं इसकी स्पेसिफिक जो मेडिसिन जो IBS की जो मैं बताता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन ये टॉपिक बहुत लंबा है, तो मैं जल्दी कोशिश करता हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। इसकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन में एक एलोसेट्रॉन जो लोट्रोनेक्स के नाम से एक दवाई आती है। ख़ास तौर पे ये उन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको ज़्यादा डायरिया की शिकायत हो, ठीक है, सीवियर डायरिया की शिकायत हो। ये हमारा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है ड्रग। तो ये जो है ना अगर सीवियर केसेस ऑफ डायरिया हो, ठीक है, ख़ास तौर पे जो लोग ख़ास तौर ख़वातीन जो और ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड ना कर दिया, ठीक है, तो वो जो है ख़वातीन के लिए बेसिकली ये रिकमेंडेड है। तो आमतौर पे ये मर्दों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो ये हम एलोसेट्रॉन जो है ना ये दवाई दे सकते हैं। फिर ये कि इसमें एक वो दवाई आती है वाइबर्जी जो है ना इलुक्साडोलाइन के नाम से। तो ये जो इलुक्साडोलाइन है ये भी एक तरह की जिनको डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो उनको हम पेशेंट को वो दे सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली एक तरह की जो मसल कंट्रैक्शन जो इंटेस्टाइनल मसल कंट्रैक्शन को कम करती हैं जो है ना, और फ्लूइड सिक्रीशन को जो है ना वो जो इंटेस्टाइन की कम करती हैं। तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है पैंक्रियाटाइटिस हो जाती है, जो थोड़ा सीरियस एक इसका साइड इफ़ेक्ट है कुछ लोगों में, ठीक है। फिर ये कि एक रिफैक्सिमीन जो है ना वो एक तरह की वो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ और डायरिया को जो एक तरह उसके लिए अच्छी है। फिर ये कुछ ख़वातीन में जिनकी कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है मतलब IBS के साथ, उनको हम एक दो और ड्रग आती हैं लुबिप्रोस्टोन जो अमीटीज़ा के नाम से आती है, लीनाक्लोटाइड के नाम से एक ड्रग आती है लिंजेस, ठीक है। तो वो एक तरह का फ्लूइड सिक्रीशन बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये हम कुछ पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। अब कुछ नई ट्रीटमेंट भी रिसर्च हो रही है, लेकिन ये आज वो अभी रिसर्च की फेज से ही है। इसमें एक टेक्निक आती है फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन FMT, ठीक है। तो वो जो है ना ये कि हेल्दी इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है ना वो एक तरह का उनको रिस्टोर करती है। एक दूसरे पर्सन का एक प्रोसेस टूल लेते हैं, ठीक है। तो वो जो है जो पेशेंट IBS का शिकार है उसके अंदर कोलन में वो प्रोसेस टूल डाल देते हैं। तो ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशनल स्टेज पे है ये ट्रीटमेंट, तो ये फ्यूचर में हो सकता है ये कामयाब हो जाए। अब यह है ना कि मैं इसकी लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़, ये तो ट्रीटमेंट मैंने बता दी, लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ भी थोड़े बता देता हूँ। तो ये है कि इसमें यह कि जो लोग जिनके मैंने बताया ना कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है तो उनको खुराक में फ़ाइबर उनको ज़्यादा कर देना चाहिए, ठीक है। और लेकिन इसमें यह है कि अगर फ़ाइबर वाली खुराक ज़्यादा कर देंगे तो फिर गैस और क्रैम्पिंग का ख़तरा बढ़ सकता है। तो जो है ना तो वो स्लोली हम बढ़ाते हैं कि उसकी जो है ना फ़ाइबर की मकदार जो है ना वो कुछ मतलब आस्ता आस्ता मतलब बढ़ाएँ, ठीक है। जैसे मतलब जो होल ग्रेन्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड बीन्स होते हैं, उनमें फ़ाइबर होता है, तो वो हम कहते हैं कि स्लोली आस्ता आस्ता बढ़ाएँ, ठीक है। फिर ये क्या कुछ लोगों पर फाइबर सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो फाइबर सप्लीमेंट का एक एडवांटेज ये होता है कि उसमें गैस और जो है पेट फूलने की जो प्रॉब्लम वो जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फाइबर रिच फूड जो है, ठीक है। फिर ये कि हम ये कहते हैं कि जो फूड मैंने बताया जिनकी प्रॉब्लम होती है उनको हम वो कहते हैं कि एलिमिनेट कर दें अपनी डाइट से, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं मतलब होते हैं, ठीक है। फिर ये हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप रेगुलर टाइम पे आप अपना खाना खाएं और स्किप ना करें अपने खाने को, और जो भी आपका जो खाने का जो स्केड्यूल है वो मतलब वही रिपीट करें, मतलब ठीक है, ताकि आपका जो बाउल का फंक्शन है वो रेगुलेट रहे। मतलब लेट से कि ये नहीं है कि एक दिन आपने 11 बजे खाना खा लिया दोपहर का, दूसरे दिन 3 बजे खाया। तो मतलब ये हम कहते हैं कि आप जो भी नाश्ता दोपहर का खाना या डिनर जो है ना वो एक ही टाइम पे करें, ताकि आपका वो रेगुलेशन हो जाए सिस्टम की।
तो फिर यह कि लेट हाई फाइबर फूड जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उनमें हम बढ़ा सकते हैं स्लोली। तो एक्सरसाइज का फिर हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि क्योंकि एक्सरसाइज जो है डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी रिलीव करती है। तो उसमें ये होता है कि जो आपकी जो इंटेस्टाइन की नॉर्मल कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करती है एक्सरसाइज, तो वो जो है ना एक तरह का आपको एडवांटेज एक्सरसाइज करने का। तो एक्सरसाइज प्रोग्राम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि वो एक जो टेक्निक आती है हिप्नोसिस में, कि जो ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं हिप्नोसिस में, ठीक है, तो एक तरह की वो आपको रिलैक्स स्टेट में एंटर करवाते हैं और जो है एक आपके पेट के जो मसल्स को ना वो रिलैक्सिंग करते हैं। उसमें यह कि जो है ना आपकी जो अब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग जो मतलब वो आपकी पेट फूलने की कैफियत वो कम हो सकती है। तो उसकी थोड़ी बहुत इसकी इफ़ेक्टिवनेस है स्टडीज़ में जो हिप्नोसिस की। फिर यह कि इसमें यह ना कि स्पेशली वो जो कोटेड टैबलेट्स आती हैं, जो एक पेपरमेंट जो ऑयल रिलीज़ करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो एंटेरिक कोटेड पेपरमेंट ऑयल जो है ना वो टैबलेट्स आती हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो पेट फूलने की और जो अर्जेंसी और पेट के दर्द की जो है ना वो सिम्टम्स कम हो सकती हैं जो एंटेरिक कोटेड पेपरमेंट ऑयल की टैबलेट से, ठीक है। फिर यह कि कुछ वो आपने सुना ही होगा, ये मतलब कि हो सकते लीम या प्रोबायोटिक्स वो आती हैं मेडिसिन, ठीक है। और बेसिकली ये कि ये होता है कि जो आपके प्रोबायोटिक्स का मैं बात कर रहा था, मतलब ये कि एक तरह के वो गुड बैक्टीरिया हैं जो आपकी नॉर्मल जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं जो आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं और कुछ फूड में होते हैं, जैसे योगर्ट वगैरह डाइटरी सप्लीमेंट्स में होते हैं, ठीक है। तो वो जो है कुछ स्टडीज हुई हैं कि जो प्रोबायोटिक्स होती हैं ना वो आईबीएस की सिम्टम जैसे पेन जो होता है मतलब ब्लोटिंग और डायरिया वगैरह हो सकता है, तो वो जो है ना इसकी सिम्टम को जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ना जो मतलब गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो वो मेडिसिन की शक्ल में जो आती हैं, तो वो जो है वो आपको सिम्टम से रिलीव कर सकती हैं। फिर यह कि स्ट्रेस रिडक्शन का भी इसमें रोल है, योगा वगैरह का, मेडिटेशन जो है ना को अगर आप करें तो वो उससे आपको स्ट्रेस रिड्यूस होगा। तो फिर यह कि कुछ क्लासेस होती हैं जब स्ट्रेस रिड्यूस की, जब होम बुक्स वगैरह, ठीक है। मेरे इवन चैनल पे वीडियोस भी हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, म्यूज़िक थेरेपी वीडियोस, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कि ये सारी बेसिकली ये सारी जो ना ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में आती हैं। तो उसमें यह ना कि इसमें मतलब आप अगर स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे मेडिटेशन से, योगा से या कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक से, तो वो आपकी ये आईबीएस की सिम्टम कम हो सकती हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, वैसे तो मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब ये समझने के मेजॉरिटी तो जो पेशेंट की जो एजुकेशन के हिसाब से तकरीबन सारी चीज़ें मैंने बता ही दी हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आप जो है ना अगर आप इसको ध्यान से वीडियो देखेंगे और सुनेंगे मेरी बातें, तो आप इंशाल्लाह अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, तो आपको उसको इंशाल्लाह अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है या मतलब जो है कोई आप कन्फ्यूजन है इस बीमारी के बारे में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें और फिर घंटी के निशान को क्लिक करें ताकि जो भी मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल जाए। और यह कि चूँकि मेरा ये चैनल उबैद बीबी खिदमत खल्क़ का चैनल है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं तो ज़रा वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के बाद फिर यह कि आप फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसके अलावा फिर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर पे शेयर करें, क्योंकि अगर आप मतलब ये वीडियो मेरी शेयर करेंगे तो फिर ज़रा दूसरे इंसानों का जो भी कोई भी इस बीमारी का शिकार है या कोई और बीमारी का शिकार है, जैसे चूँकि मेरे चैनल पे बहुत सारी बीमारियों के मतलब वीडियोज़ हैं, तो वो उनको मेरी वीडियो से हेल्प हो सकती है। तो ये एक तरह का कार्य खैर का काम है। तो ज़रूर वीडियो जो है मेरी सोशल मीडिया पे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।